Welcome student, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about the chemical properties of the metal. First of all, we are going to understand why metals are participating in such kind of chemical reaction and how they are so much reactive. So first of all, we have to understand this thing कि whenever we are discussing about any metal, we are taking metal as a M. हम metal को एक M के तौर पे लेते हैं और जितने भी आपके मेटल्स हैं उनके पास सेम प्रॉपर्टीज है. यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मोस्टली आपकी सेम है. जहाँ एक्सेप्शन होगा मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी. तो मान लीजिए आपका कोई मेटल है, अब मेटल के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होना ये एक कंपलसरी प्रॉपर्टी मानी जाती है. अब आप कहोगे मैम फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? तो बेटा देखो, होता ये चीज है कि जब कभी भी आप किसी भी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आप XYZ किसी को भी ले लो, हम लोग यहाँ पे पोटेशियम को ले लेते हैं. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो ये आएगा आपको 2881. ठीक है. अब आप देख रहे हो आखिरी के शेल में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो सब कहोगे कि हाँ मैम, हम कहेंगे वैलेंसी कितनी है, आप आराम से बता दोगे कि मैम इसकी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 की वैलेंसी इसकी है. क्यों है? क्यों? ये भी क्लियर है क्यों. क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके नियरेस्ट नोबल क्लास ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है. तो इसी तरीके का ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सबके पास में होता है. जितने भी मेटल्स है, व्हाई दे आर सो मच रिएक्टिव? बिकॉज दे ऑल आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन में. मिनिमम में 1 की होगी, मैक्सिमम में 3 की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी. क्योंकि इससे ज्यादा का केस अगर आएगा तो वो कोवैलेंसी में माना जाएगा. वो यहाँ पे फिलहाल हम लोग केस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तौर पे हम लोग नहीं ले पाएंगे उसको. तो होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो भी मेटल्स है वो क्यों केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इन देयर आउटर मोशन, और वो इसीलिए केमिकली इतने ज्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी को. तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि आप रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हम लोग पहले ये देख लेते हैं. पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एक एक एग्जांपल करके लेते चले जाएंगे. जब कभी भी कोई भी मेटल, तो मेटल का हम लोगों ने सिंबल लिया मेटल, और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट ऑलवेज गोइंग टू हैव अ मेटल ऑक्साइड. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो मेटल आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे सिंपल पोटेशियम को, जो कि हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ है. तो हम पोटेशियम को K के तौर पे लेते हैं, क्योंकि जब आपका मेटल नॉर्मली आपका एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है तो वो नॉर्मल K के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा. एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ O2 एज ए ऑक्सीजन. और जब ये K ऑक्सीजन का पोटेशियम से रिएक्ट करेगा देन इट इज गोइंग टू फॉर्म एज ए K2O, पोटेशियम ऑक्साइड. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये पोटेशियम ऑक्साइड कैसे आया? तो भैया देखो, क्लास 9th में फॉर्मूला बनवाया गया था, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं. पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, अभी अभी कैलकुलेट हुआ. ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. तो 2 और 6 की वजह से इसकी रिक्वायरमेंट कितने की है वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आया K2O1. 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? K2O. तो ये बन गया आपका K2O. लेकिन अगर आप अभी देखो तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. बैलेंस करने के लिए 2K यहाँ पे लगाया, चलो ठीक है भाई, बैलेंस हो गए. लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं हो रही है, तब क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ 2K2O. तो यहाँ पे ये 2 की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? 4K. आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. अब एक चीज ध्यान से रखिए, चूंकि आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसलिए आपको वैलेंसी करना कंपलसरी है हर रिएक्शन के साथ. एग्जामिनर आपसे हर एक क्वेश्चन में आके नहीं पूछेगा कि भैया इसको वैलेंसी करके दिखाइए, आपने वैलेंसी नहीं करी है, तो आपसे पूछेगा नहीं. आपका ये, अब ये आपको पता है कि आपको वैलेंसी सिखाई जा चुकी है, तो इसलिए आपको उसको बैलेंस करना है, ये आप जान के रखिए. क्योंकि देखिए बुक में भी अगर आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको वैलेंसी करना नहीं बताया जाता, बट दे कैन राइट डाउन द वैलेंसी इक्वेशन. तो इसका मतलब है कि नाउ दे नो दैट यू पीपल कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अगर आप चाहते हो कि मैं बैलेंसिंग पे भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट कि मैम मेक वीडियो ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. पहले और एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं. मान लीजिए हम लोगों ने कॉपर को लिया एग्जांपल.
कॉपर की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में हम O2 ही लेंगे क्योंकि नेसेंट यानी फ्री ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी चार्ज फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी तो वो किसी न किसी से ऑलरेडी रिएक्ट कर जाएगी, तो इसलिए हम O2 के फॉर्म में ले रहे हैं सेफ साइड में। तो रिएक्शन जब होगी तो यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड CuO। फिर से आप देखोगे, आपको होगा मैम ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस नहीं है भाई, तो भैया बैलेंस कर देते हैं 2, और ये हो गई आपकी बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से अगर आप चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। आई कैन गिव यू वर्क कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में सोडियम का और एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख करके दीजिए कि सोडियम का क्या फॉर्मूला है और एल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए, एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूंगी रिएक्टिविटी के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपको ये याद रहे कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन से कितने ज्यादा रिएक्टिव होगा, कितना ज्यादा वो जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, तो देयर इज अ टिप, थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ याद करने के लिए, टिप के तौर पे स्पेशल टिप है, याद रखिएगा। पोटेशियम विल बी द मैक्सिमम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सॉरी कॉपर एंड सिल्वर। तो ये आपकी एक सीरीज है। अगर क्वेश्चंस में आता है गिव रीजन टाइप क्वेश्चन में कि कौन सा मेटल कब रिएक्ट करता है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो पोटेशियम विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, और दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कि मेटल्स आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ये याद रखना है। चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि जब कभी भी मेटल किसी वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा आपका। अच्छा, मेटल की एक प्रॉपर्टी और है, मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज द एल्कली मेटल्स। आपका जो मेटल्स है उनके भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारे कैटेगरीज होते हैं। तो एक ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस, क्योंकि आप एसिड बेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कली कहा जाता है, उनको वैसे बेस को एल्कलीज कहा जाता है। तो ऐसे मेटल्स जो एल्कली बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, जैसे कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, तो ये आपके एल्कली मेटल्स है, आपको याद रखना होगा। तो जब कभी भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं तो कि हम लोगों को आसानी से रहेगा। तो व्हेन मेटल रिएक्शन विथ वाटर, तो मेटल रिएक्ट कर रहा है आपका वाटर से टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आपका एज ए गैस के तौर पे ही वहां पे निकलेगा, और अगर आप एक्सेसिव में जाओ कि नहीं नहीं भाई इतने में हमको रुकना नहीं, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए मेटल के तौर पे अपने लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर से, H2O से, रिएक्शन में क्या बनेगा भाई, Na2O। क्यों बनेगा भाई, वही सेम चीज कि Na की वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन की कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसलिए आ गया Na2O, प्लस देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमने H2 को SH लिखा है, एक बार देख लीजिए बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस हो गई अभी के दिए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये फर्स्ट प्रायर रिएक्शन है कि जनरली जो भी मेटल एल्कलीज नहीं बनाते हैं, जो भी मेटल एल्कलीज नहीं बनाते हैं वो ऐसी रिएक्शन देते हैं जो कि मेटल और वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी रिलीज, सॉरी मेटल दिस हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी रिलीज। तो ये रिएक्शन आपकी उन मेटल्स के लिए है जो कि आपके एल्कली मेटल्स नहीं बनाएंगे, लेकिन अदर रिएक्शन एल्कली मेटल्स बनाते होंगे तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, तो ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू होगी, देयर विल बी अ कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये जो प्रोडक्ट बना है आपका मेटल ऑक्साइड का, दिस मेटल ऑक्साइड अगेन गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, H2O से रिएक्ट करेगा एंड देन देयर विल बी अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रा ऑक्साइड। ऐसे मान लीजिए आपके पास में एक रिएक्शन है, कैल्शियम की लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग कैल्शियम का। तो कैल्शियम अगर रिएक्ट कर रहा है वाटर से, कैल्शियम सिंपली H2O से रिएक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकता है, और या फिर वो चाहेगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन गैस बनाए पहले बार में, दिस इज द स्टेप नंबर 1। फिर दूसरे बार में वो कैल्शियम ऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरह के दो प्रोडक्ट्स आपके पास में मिलकर के बन जाएंगे। ये याद रखना है लेकिन कि ये चीज कब होगी आपको ये बतानी याद रखनी है। दिस इज द केस कि अगर एक ही स्टेप में काम कंप्लीट हो रहा है, ओनली स्टेप है, तो यानी कि ये जो मेटल्स है आपके, ये आपके अर्थ मेटल्स है, ये नॉर्मल मेटल्स है आपके जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ही रिएक्टिव होंगे, इस वजह से ये जल्दी जल्दी काम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन आपके एल्कली अर्थ मेटल्स है जो कि थोड़े लीस्ट रिएक्टिव है आपके, तो वो जनरली आपका 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई हो तो मैं चाहूंगी कि आप एक थम्स अप कर दीजिए। मैं अलग अलग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उससे मुझे इससे पता चलता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो स्किप कर देते हैं। तो ये बीच बीच में ट्रायल डालने के पीछे रीजन यही होता है कि अगर आपको अच्छा लगा हो, ये रिएक्शन समझ में आई हो, तो प्लीज गिव अ थम्स अप इन कमेंट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा जल्दी रैप अप करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो हम लोग जल्दी करें ताकि हम लोग एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके सॉल्व करने के लिए। तो तीसरी रिएक्शन है हमारी मेटल्स की रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड। मेटल की रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड, तो हम लोग अब प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। डाइल्यूट एसिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम सभी को पता है कि जो आपके नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि आपको पता है कि इंस्टेंट प्रोडक्ट विल बी देयर, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ एसिड बेस एंड इंडिकेटर। तो वहां पे क्या है कि मेटल्स आर ऑलरेडी रिएक्टिंग विद द एसिड्स एंड दे आर एबल टू गिव यू अ सॉल्ट एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन है, बहुत जल्दी से हो भी जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ डाइल्यूट एसिड के पीछे रिएक्शन की वजह से कि ताकि थोड़ी सी क्वालिटेटिव रिएक्शन हो, आपको चीजें समझ में आए बेहतर तरीके से, तो हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे बेसिकली मेटल्स का। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डाइल्यूट वर्ड क्लियर है? डाइल्यूट का बेसिकली मतलब होता है आपका द एसिड्स which are contain or consist of amount of water, ample amount of water is considered to be your dilute acid। और एक ऐसा एसिड जिसमें जरा भी वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो दैट कुड बी नोन एज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम जिंक का ले रहे हैं क्योंकि हम लोग हर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक को हम HCl से रिएक्ट करा देते हैं बच्चों, क्या होगा मतलब, तो ये मेटल है, ये एसिड है, ये हम लोगों ने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है। दिस इज अ मेटल, दिस इज अ एसिड। तो whenever any metal and acid reacts they are going to get you salt and hydrogen gas। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, पहले कुछ नहीं समझ में आता है तो हाइड्रोजन गैस को निकाल दो, यानी हाइड्रोजन आपका बाहर। अब बचा क्या, जिंक और क्लोरीन। फॉर्मूला बना लेते हैं, जिंक का क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा। जिंक की वैलेंसी कितनी है आपकी 2, क्लोरीन की कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज योर ZnCl2। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ZnCl2। तो ये आपका कंपाउंड बना जिंक क्लोराइड का। अब चूंकि आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर दीजिए भाई, ये आपको 2 लग गया, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो whenever any metal reacts with acid it is going to get a salt and there is a release of hydrogen gas। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हर डाइल्यूट एसिड सेम रिएक्शन आपका देगा, कॉन्सेंट्रेटेड देगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड्स की तो क्या सेम डाइल्यूट एसिड्स आपके सेम तरह की रिएक्शन देंगे? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है हमारे पास में जो कि आपका हर बार एसिड से रिएक्शन पॉसिबल नहीं करा सकते हैं। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आप प्लीज देखिएगा इसी चीज का वीडियो का पार्ट 3 कि क्यों कुछ मेटल्स आपका एसिड से रिएक्शन नहीं करा पाते हैं। ठीक है,
इसको कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर सो अभी तक हम लोगों ने समझा कि जो आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या कोई भी एसिड है, H2SO4 के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो जनरली क्या होता है कि आपका मेटल है, आपका एसिड है, रिएक्ट करेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, NO2 NO3 का एवोल्यूशन, कोई ना कोई गैस का, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन नाइट्रिक एसिड का जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा अलग है बाकी सारे दोनों एसिड से, चाहे वो आपका HCl हो चाहे वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो। जब मेटल आपका रिएक्ट करता है डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड से, सॉल्ट भी बनाता है, NO2 NO3 में से कोई एक गैस का एवोल्यूशन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट जब यही एसिड आपका मैग्नीशियम या मैंगनीज से रिएक्ट करता है तो ये और भी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम मैंगनीज से रिएक्ट करने पे सॉल्ट तो बनाता है बट देयर इज अ रिलीज ऑफ ओनली हाइड्रोजन गैस। अब क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये वाटर मॉलिक्यूल को नहीं बनने देना चाहता और ना ही किसी तरह की गैस को बाहर निकलने देना चाहता है, तो ये सॉल्ट बनाते हैं और देयर इज अ रिलीज ऑफ सिंपली हाइड्रोजन गैस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।